हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आ गए वापस से? हम भी आ गए, हम आ गए इसलिए आप आ गए, आप बार-बार आते हैं इसलिए हम आ जाते हैं। स्वागत है आप सभी का चाय और रिएक्ट एक अनोखी सीरीज़ जहाँ पे हम रिएक्ट को ना कि सिर्फ प्रोजेक्ट से सीख रहे हैं बट कि अंडर द हुड भी जा रहे हैं, बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम बनाएंगे खुद का रिएक्ट। हाँ जी, सही सुना आपने। आप बनाने जा रहे हैं खुद का रिएक्ट। अब उतना पावरफुल तो नहीं होगा जितना ओरिजिनल रिएक्ट है क्योंकि वहाँ पे कई एल्गोरिदम्स होती है जो चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करती है, बट एटलीस्ट एक बेयर मिनिमम बेसिक वर्जन हम बनाएंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी आए कि रिएक्ट कोई ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस देना ही इस चैनल का मेन काम है। तो हम बनाएंगे खुद का एक पर्सनलाइज रिएक्ट, एक मिनी वर्जन जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए, अंडर द हुड चीज़ों को हम समझ पाएँ। उसके बाद सेकंड पोर्शन में ऑटोमेटिकली आप मूव हो जाएंगे JSX के अंदर कि ये JSX क्या है, कैसे काम करता है, ये भी आप ऑटोमेटिकली इसी के साथ समझ जाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस वीडियो पे होने चाहिए कम से कम 1000 कमेंट्स। अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि 1 कमेंट करते हैं, 5 कमेंट करते हैं, 1000 कमेंट्स तो मिनिमम चाहिए और कम से कम 100 शेयर्स चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कंटेंट नहीं है, लिटरली नहीं है। आप चाहे तो ओपनली यूट्यूब आपके सामने जाइए, आराम से ढूंढिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रिएक्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एक पढ़ा है क्रिएट रिएक्ट ऐप से और हमने पढ़ा वीट से भी, लेकिन एंड ऑफ द डे गोल क्या था, जो रिएक्ट लाइब्रेरी थी वो हम इंपोर्ट करके लाए और एक रिएक्ट का हमने देखा था कि वर्जन्स होते हैं, मतलब किस जगह आप रिएक्ट को यूज़ करना चाहते हैं। ब्राउज़र में यूज़ करना चाहते हैं तो रिएक्ट डॉम को हम यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो रिएक्ट नेटिव यूज़ करते हैं। तो बेसिक कोर लाइब्रेरी हमारी सेम है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा ओरिजिनल लाइब्रेरी के अंदर भी जंप करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा गिटहब पे भी लेके जाऊंगा। हो सकता है थोड़ा सा स्केरी हो, लेकिन ये सही पॉइंट है कि एटलीस्ट हम गिटहब पे जाके उस लाइब्रेरी को एटलीस्ट ओवरव्यू तो देखें कि अच्छा सारा कोड यहाँ से आ रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है। समझ में हमें नहीं आएगा अभी, बट एटलीस्ट एक एक्सप्लोरेशन, थोड़ा सा वॉक थ्रू तो बनता है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ में। तो ये आ गए हम हमारी स्क्रीन पे और ऑब्वियसली बात है अभी हम बनाएंगे खुद का एक रिएक्ट, कस्टमाइज रिएक्ट। तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम, थोड़ा सा कीबोर्ड एडजस्ट कर लें, इसका नाम देते हैं हम कस्टम रिएक्ट। तो ये जो कस्टम रिएक्ट है ना, एक्चुअली में हमारे पास ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि जो आप कस्टम रिएक्ट यहाँ पे बनाते हो ना, इसमें ऐसा कुछ मैजिकल साइंस नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा कस्टम रिएक्ट इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, कस्टम रिएक्ट लिख लेते हैं। आई थिंक ज़्यादा बेटर नाम होगा क्योंकि आगे जाके हमें समझ में भी तो आना चाहिए ना। अरे कहाँ पे लिख रहे हो भाई, क्या हो गया ये? चलिए कस्टम रिएक्ट, ठीक है। अब कस्टम रिएक्ट एक्चुअली में हमने देखा कि एंड ऑफ द डे रिएक्ट लाइब्रेरी आ रही थी, बट हमें अगर याद है, आपको भी अगर याद है तो index.html ये था। index.html के अंदर क्या था, बेसिक कुछ इस तरह का बॉयलर प्लेट कोड था। इसको हम बोल देते हैं कि आप क्या हो, आप कस्टम रिएक्ट हो, कस्टम रिएक्ट ऐप हो, ऐप, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, एक सिंपल सा डिव था जिसकी आईडी में रूट था, यही तो था, बस इतना ही देखा था। और इसके अलावा क्या था, हमने देखा था वीट के अंदर, थोड़ा सा अगर आपकी मेमोरी जॉग कर दूं मैं वापस से, तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट्स लोड कर रहे थे, टाइप मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे, कॉमन जेएस यूज़ नहीं कर रहे थे, बट इस केस में हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक स्क्रिप्ट लेते हैं और इस स्क्रिप्ट का नाम रख देते हैं ./react रिएक्ट। हाँ, हम इसमें इंपोर्ट तो नहीं करने वाले, ठीक है, रिएक्ट जेएस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने रिएक्ट जेएस रख दिया। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये रख दिया है तो एक नई फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम है react.js। एक्चुअली मैं इसका कस्टम रिएक्ट ही नाम रख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कस्टम रिएक्ट, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, आप नाम कस्टम रिएक्ट रखिए या रिएक्ट रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन है, डिव इसके अंदर एक रूट है, बस इसी तरह से काम होता है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो एक्चुअली में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे सोर्स के अंदर जो मेन जेएस है, तो यहाँ पे क्या है, रिएक्ट क्या करता है, एक रूट क्रिएट करता है और उसके अंदर हम ये डॉक्यूमेंट पास करते हैं और जो भी आप ऐप बनाते हो उसको हम रेंडर करते हैं। अब जो ऐप आप बनाते हो वो है क्या, एक सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर कुछ आप JSX लिख देते हो, बस यही कहानी थी। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं इस कहानी को रिपीट कि एक्चुअली में किस तरह से काम होगा या क्या, मतलब जो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पे इंजेक्टेड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रूट को ग्रैब कर सकता हूँ। अच्छा, रूट को ग्रैब करना मैंने आपको ऑलरेडी डॉम के अंदर बताया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर। वैसे कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, बट ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो हमारे पास है डॉक्यूमेंट
आप चाहे तो गेट एलिमेंट अब आईडी कीजिए, आप करिए क्वेरी सेलेक्टर। अच्छा, मैं मेरा ये ऑफ कर लेता हूँ यहाँ पे, वरना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि कोपायलट से आपको तो सजेशन मिल गए सारे, ऑब्वियसली बात है, मिलने भी चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हमने दिया कि मेरे पास एक आईडी है जिसका नाम है रूट, और इसको स्टोर कर लेते हैं हम एक वेरिएबल के अंदर, बोल देते हैं इसको मेन कंटेनर। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताते रहो मुझे। देखिए, इंगेजमेंट आपके हाथ में है। अगर जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो लाइव क्लास होती तो ऑब्वियसली बात है, मेरे सामने बैठे होते तो मैं पक्का बुलवाता आपसे। जूम पे लाइव क्लास होती तो मैं वीडियो ऑन करके पक्का आपसे बार बार बुलवाता, बट यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में उसका जवाब लिखते रहिए करिए। इसी से सीखेंगे। ये छोटी छोटी टीचिंग ट्रिक्स होती है और लर्निंग ट्रिक्स होती है। इसमें अगर इंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं मैं हाथ बांध के बैठा हूँ कीबोर्ड पे, नहीं, आपका ही नुकसान है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेरी सिलेक्टर। अब क्या है, क्वेरी सिलेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब मेरे को पता है कि मुझे इसको रेंडर करना है। अब रेंडर करना क्या है, एक मेरे पास एलिमेंट होता है फंक्शन के अंदर, ध्यान है हम कुछ डिव देते हैं, पैराग्राफ देते हैं। तो सपोज करिए मुझे अभी रेंडर करना है एक ए टैग। अब उस ए टैग को मुझे रेंडर करना है कि ठीक है आप ए टैग मुझे दे दो और उस ए टैग को मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा। लेकिन एक्चुअली में जो ए टैग होता है बिहाइंड द सीन, वो कैसे दिया जाता है, वो हम इसी तरह से देंगे जैसे कि आपका फंक्शन जो है उसके अंदर जो आपने एलिमेंट रिटर्न किया है वो रिएक्ट कैसे देखता है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट रिएक्ट एलिमेंट। अब रिएक्ट एलिमेंट क्यों? क्योंकि मैं आपको ये सिमुलेशन करवाना चाहता हूं कि एंड ऑफ द डे जो आपने फंक्शन में HTML रिटर्न किया है वो रिएक्ट को कैसा दिखता है, या फिर रिएक्ट उसको ट्रांसपाइल तो नहीं बोलेंगे उसको, रिएक्ट उसको कंपाइल करने के बाद कैसा देखता है। ठीक है, अभी कंपाइल वर्ड लूजली यूज कर रहे हैं बट ठीक है चलेगा। तो रिएक्ट क्या करता है, आपका जो भी एलिमेंट है ना उससे एक ट्री बनाने की कोशिश करता है ना। तो ट्री कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे app.js है, तो हमने क्या रिटर्न करा, देखिए एक h1 करा, एक p करा, बट और भी तो टैग हो सकते थे। यहाँ पे a टैग हो सकता था, a टैग्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, href होता है, टारगेट होता है, फिर उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आता है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो वो सबको एक्चुअली में देखता कैसे है, तो सबसे पहली चीज जो रिएक्ट करता है उसके अंदर होता है एक टाइप। अब टाइप क्या है, टाइप बताता है कि आपका एलिमेंट किस टाइप का है। हो सकता है डिव होता, हो सकता है पैराग्राफ होता, हो सकता है ए टैग होता। सेकंड जो एलिमेंट आता है उसके अंदर होता है कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वो बोलते हैं हम प्रॉप्स। थोड़ा सा अलग होता है बट अभी मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। इवेंचुअली थोड़ा सा हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है। ये प्रॉप्स जो है ये एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी चाहे प्रॉपर्टीज आप ऐड कर दीजिए। तो मैं एक ऐड कर देता हूँ href वही की वैल्यू पेयर, ऑब्जेक्ट ही तो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा google.com। ठीक है जी, और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, टारगेट हो सकता है, ये लीजिए टारगेट। टारगेट के अंदर क्या आता है, कुछ नहीं, एक अंडरस्कोर ब्लैंक दे देते हैं इसके अंदर हम। ये कुछ रॉकेट नहीं है यहाँ पे सिंपल सा वही जो HTML वगैरह होता है बेसिक। अच्छा, इसके बाद एक आपके पास होता है एक चिल्ड्रन। ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ऐसा एक्चुअली में लिखा हुआ नहीं होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी 2 मिनट का सब्र रखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपली सा क्लिक मी टू विजिट, अरे क्या हो रहा है, विजिट गूगल। ठीक है, तो ये हमने एक एलिमेंट बनाया क्योंकि ये काम एक्चुअली में रिएक्ट का होता है अंडर द हुड। कैसे काम करता है वो मेथड भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, पूरी गिटहब खोल के आपके सामने बता देंगे कि वो कैसे काम करता है। तो ये एक्चुअली में एंड ऑफ द डे आपको मिलता है रिएक्ट के थ्रू। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टली उसको दे दिया क्योंकि रिएक्ट हम यूज़ नहीं कर रहे, कस्टमाइज लिख रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारी लाइब्रेरी जिसको भी यूज़ करनी है उसको इसी तरह से यूज़ करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट इसी तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए बात मान ली। अब क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि एक यहां पे एलिमेंट हो या फिर एक मेथड हो हमारे पास, जो मेथड इसको रेंडर कर दे। रेंडर कैसे कर दे, इस एलिमेंट को ऐड कर दे रूट के अंदर। यही तो होता है डॉक्यूमेंट डॉम के अंदर कि हमारा जो रूट है या डिव है उसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स इंजेक्ट करना चाहता हूं। तो ठीक है, तो मैं उसको नाम दे देता हूं एक कस्टम रेंडर। कोई भी मेथड का नाम दे दीजिए, ये लीजिए कस्टम रेंडर। ये 2 चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि पहली चीज़ तो क्या इंजेक्ट करूं, तो आप क्या करो, ऑब्वियसली बात है रिएक्ट एलिमेंट इंजेक्ट करूं। कहां पे इंजेक्ट करूं, ठीक है, उसको मेन कंटेनर में इंजेक्ट करिए, बस हो गया काम। लेकिन मजे की बात यह है कि एक्चुअली में अभी नहीं पता हमें कि ये कस्टम रेंडर काम कैसे करेगा, है कि नहीं। बट अगर आपने थोड़ा बहुत डॉम वगैरह पढ़ा है मुझसे या कहीं से भी, तो आप ये मेथड डिज़ाइन कर सकते हैं। इतना भी बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। एक फंक्शन लीजिए, वही कस्टम रेंडर नाम हमने लिया, उससे 2 एलिमेंट एक्सपेक्ट कीजिए कि एक तो आप मुझे दोगे रिएक्ट एलिमेंट दोगे,
आप उसका नाम रिएक्ट एलिमेंट रखो या कुछ और रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए अभी वो प्लेस होल्डर है, पैरामीटर जिसको बोलते हैं। और एक क्या दो, मुझे कंटेनर दो कि कहाँ पे मैं उसको इंजेक्ट करूँगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर इंजेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो कि वो डॉम एलिमेंट लो। डॉम एलिमेंट कहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉम एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है ना। आपको याद हो तो कैसे करते थे, पहले डॉम एलिमेंट क्रिएट करते थे, फिर उसको जहाँ पे इंजेक्ट करना था अपेंड चाइल्ड करके लिख लेते थे। तो एक डॉम एलिमेंट बनाते हैं, तो ये लीजिए कॉन्स्ट डॉम एलिमेंट। कैसे बनेगा डॉम एलिमेंट? सबसे पहले डॉक्यूमेंट, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है क्रिएट एलिमेंट, पहले से हमने पढ़ा है। अब क्रिएट एलिमेंट कहाँ से क्रिएट करेगा? डायरेक्ट तो यहाँ पे वैसे तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट कर दो, कर देगा वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि मैं इसको थोड़ा मॉड्यूलर फंक्शन बना रहा हूँ, तो आप रिएक्ट एलिमेंट के थ्रू उस एलिमेंट को क्रिएट करो। ठीक है जी, तो रिएक्ट एलिमेंट से कर लेते हैं। तो ये लिया मैंने रिएक्ट एलिमेंट, बट डायरेक्टली रिएक्ट एलिमेंट तो नहीं दे रहा है मुझे वो वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा आपका टाइप कौन सा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे सबको एक एक कीज दिए। तो यहाँ पे मैंने लिया डॉट टाइप। ठीक है जी, डॉट टाइप ले लिया। एलिमेंट तो हो गया क्रिएट, चलिए बेसिक हो गया, लेकिन एलिमेंट तो अभी खाली है ना, जिसको बोलते हैं खाली कंटेनर। खाली कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कुछ और भी इंसर्ट करना पड़ेगा, वो भी हमें आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनर HTML इसके अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आप क्या करिए, ये जो डॉम एलिमेंट है, सजेस्ट तो कर दो, नहीं करेंगे, नहीं दिख रहा ओके डॉम, हाँ अभी करेगा। डॉम एलिमेंट के अंदर क्या है, मेरे पास एक इनर HTML है। तो इनर HTML के अंदर क्या डालना पड़ेगा, वही रिएक्ट एलिमेंट से लो और उसका चिल्ड्रन ऐड कर दो। तो दो पार्ट तो हो गए, एलिमेंट क्रिएट हो गया, उसके अंदर एक चिल्ड्रन ऐड हो गया। आप इनर HTML लो, उसका इनर टेक्स्ट लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी सेट करने पड़ेंगे। हाँ जी, एट्रीब्यूट्स भी सेट करने पड़ेंगे। तो हमारा जो ये डॉम एलिमेंट है, इसके अंदर सेट, सजेशन नहीं आ रहे हैं पता नहीं क्यों, एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, हाँ जी। तो डॉम एलिमेंट में सेट एट्रीब्यूट आ गया है। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ पहले href, और href की वैल्यू क्या होगी? href की वैल्यू होगी हमारे पास रिएक्ट एलिमेंट डॉट प्रॉप्स, और प्रॉप्स के अंदर है हमारे पास href, तो ये लीजिए डॉट href। ठीक है जी, एक एलिमेंट सेट हो गया। इसी तरह से दूसरा भी कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा डॉम एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर क्या वैल्यू सेट करनी है इस बार हमें करनी है टारगेट। तो ये लीजिए टारगेट सेट कर दिया। वैल्यू कहाँ से लो, वही सेम आपके पास जो रिएक्ट एलिमेंट पास हुआ है, अभी हमने उसका नाम सेम ही रखा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स में जाना पड़ेगा। ये लीजिए प्रॉप्स में गए, उसके अंदर टारगेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है लास्ट में, ये जो कंटेनर आपने प्रोवाइड किया है, यानी कि मेन कंटेनर जिसको आपने रूट से सेलेक्ट किया है, बस उसके अंदर ऐड कर दो। तो ठीक है, कैसे करें, ये कंटेनर उठाओ और उसको बोलो कि आपको अपेंड चाइल्ड करना है, एक सजेशन नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, और उसके अंदर ये जो डॉम एलिमेंट हमने बनाया था उसको इंजेक्ट कर दो। तो आई थिंक काम हो जाना चाहिए, होपफुली इन थ्योरी तो हो जाना चाहिए, बट अगर बग्स एरर आते हैं तो सॉल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे। ठीक है, इसको ये लीजिए। तो हम आ गए हैं यहाँ पे कस्टम एलिमेंट पे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई हमारे पास। इसके अंदर कहा सेटिंग ऑब्जेक्ट अपडेटेड कंटेंट, अच्छा लगता है कोई तो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, और कस्टम रिएक्ट हमने इंजेक्ट कर दी है। एक बार के लिए चलिए इसको मैं देखता हूँ कि एक्चुअली में हमने क्या छोटी सी टाइपो या कुछ मिस्टेक कर दी। हाँ जी, आप में से शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी पकड़ लिया होगा उसको कि HTML हमने शॉर्ट में लिख दिया था, ये एक्चुअली में इस तरह से तो नहीं लिखना चाहिए था हमें। हाँ जी, छोटी मोटी मिस्टेक चलती रहती है, डिबगिंग करना भी तो पार्ट है ना, है कि नहीं। अब देखते हैं, होपफुली हमारे पास एलिमेंट आ गया होगा। तो हाँ जी, आपके पास एलिमेंट आ गया। ये तो हुआ कि सर ठीक है, आपने बिल्कुल बेसिक से करा, लेकिन रिएक्ट ऐसा करता क्या है, मतलब ये तो हमने खुद ही का काम बढ़ा लिया ना, कि इस तरह से रिएक्ट एलिमेंट हमने ये काम किया और ये सब किया। हाँ, हमने थोड़ा सा काम बढ़ा लिया, बट हम इसके और वर्जन्स, इटरेशंस डालेंगे ताकि इससे आपको और थोड़ा सा समझ में आए कि रिएक्ट एक्चुअली में इसको जनरलाइज कैसे कर रहा है। अभी क्या करते हैं, ये कोड तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इस कोड के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो समझिए, इससे ही अच्छे कोडर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक तो कोड ठीक था, यहाँ तक भी कोड ठीक था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि एक एक एट्रीब्यूट, अगर थर्ड एट्रीब्यूट होता तो प्रॉब्लम हो जाती, अगर एक ही एट्रीब्यूट होता तो प्रॉब्लम हो जाती। जैसे सपोज करिए सिर्फ एक h1 आता या सिर्फ एक div आता तो प्रॉब्लम हो जाती हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एक थोड़ा सा लूप बेस्ड कोड लिखेंगे। ये कोड मैं आपके लिए रख देता हूँ यहीं पे, क्योंकि रिवीजन तो करोगे ना। ठीक है,
पूरा ही कमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे, ताकि आपके लिए ये हो जाए। ये तो फर्स्ट सेक्शन में मैं लिखा था। अभी हम क्या करते हैं, इस कोड को थोड़ा सा मॉड्यूलर बनाते हैं वर्जन 2 के अंदर। तो आधा काम तो हम सेम करेंगे, वही अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। हाँ जी, क्रिएट एलिमेंट हमने लिया। ये काम तो होगा सेम, वही रिएक्ट एलिमेंट जो आपने पैरामीटर पास हुआ उससे पूछ लो कि आपका टाइप कौन सा है, और इसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर। इसको बोल देते हैं हम डॉम एलिमेंट। ये लीजिए, बोल दिया। इतना काम तो ठीक है। अब इसके अंदर जो इनर HTML है वो भी काम सेम रहेगा। इस बार मैं टाइपो नहीं करूँगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनर HTML जो हमने लिया है वो भी सेम लेंगे हम, वही रिएक्ट एलिमेंट से पूछेंगे कि आपका चाइल्ड क्या है, चिल्ड्रन, ठीक है जी। अब क्या है, मैं लगाऊंगा यहाँ पे लूप, ठीक है। ये फॉर लूप लगाते हैं हम यहाँ पे, क्लासिक फॉर इन लूप यूज़ कर लेते हैं। आपका मर्जी है जो यूज़ करिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस की को मैं बोल देता हूँ प्रॉप, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रॉप्स। तो ठीक है, प्रॉप वर्ड यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट इटरेट कर रहे हैं, प्रॉप्स को इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये सब हटाते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक फॉर लूप। अब क्या करो, सिंपली हर एक एलिमेंट में जाओ और उसका वैल्यू देखो। अब हो सकता है कि एक्चुअली में कई बार प्रॉप्स के अंदर ही लोगों ने चिल्ड्रन वगैरह दे दिया। एक्चुअली में ये होता था रिएक्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक छोटा सा कोड होता था कि इफ स्टेटमेंट के अंदर, कि अगर आपके पास प्रॉप्स, जो प्रॉप है वो अगर आपके पास उसकी की अगर चिल्ड्रन हो जाती है, जो प्रॉप आप देख रहे हो, तो आप सिंपली क्या करो, कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। अब इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, ये तो बेसिक आपका जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स ही तो है। तो ये बड़ा बेसिक सा कोड होता था। अभी आप इसको लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में प्रॉप्स के अंदर कोई चिल्ड्रन है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं है। बट ठीक है, फिर भी सेफ्टी पॉइंट के लिए पहले कैसे होता था उस पॉइंट से मैंने आपको बता दिया। तो इसको लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो। मुद्दे की बात आती है कि अब हम आते हैं डॉम एलिमेंट पे, और डॉम एलिमेंट के अंदर सेट एट्रीब्यूट को हम रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सेट एट्रीब्यूट को क्या कर रहे थे, एक एक करके लिख रहे थे। अभी हमें पता है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स है सबको सेट करना है, तो इसीलिए हमने लूप लगाया। कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है आपको, आपको करना है ये प्रॉप, ठीक है जी। इस प्रॉप के अंदर वैल्यू क्या ऐड करनी है, क्योंकि की वैल्यू तो है, वो वैल्यू हम पूछ लेंगे रिएक्ट एलिमेंट के प्रॉप्स के अंदर जाके हम उसको ये की पास कर देंगे, जो भी है हमारी प्रॉप, ठीक है। तो ये कोड थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू पिछले में, क्योंकि यहाँ पे हम रिपीट कर रहे थे अपना कोड, तो ये हमने थोड़ा सा बेटर यहाँ पे फंक्शनैलिटी दे दी है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, वही सेम अपना काम। तो अपना ये कंटेनर लिया और इसके अंदर बोला अपेंड चाइल्ड, और क्या करो, ये डॉम एलिमेंट यहाँ पे इंजेक्ट कर दो। तो ये करेंगे तो वापस से बग आ गया। क्या प्रॉब्लम है अब आपको यहाँ पे? तो ये हमने कुड नॉट फाइंड प्रॉप्स, डू यू मीन प्रॉप्स? एक्चुअली में उसको यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट से प्रॉप्स देना पड़ेगा। रिएक्ट एलिमेंट्स डॉट प्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो हो गया है इशू, और ये हो गया है सॉल्व यहाँ पे, लेकिन अभी भी एक बग है, इसको भी सॉल्व करते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये चिल्ड्रन को हमने कोट में नहीं दिया, क्योंकि हम चेक कर रहे थे, स्ट्रिक्ट चेक ही कर लेते हैं। ये सेव किया, और अब हमारे पास आ गया यहाँ पे क्लिक मी टू विजिट गूगल, ठीक है। छोटे मोटे बग्स आपके पास भी आएंगे, इन बग्स को मैं अवॉइड नहीं करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग में, ताकि आप भी देखें कि किस तरह से बग सॉल्व किया, एकदम शांति से काम रह के, एक एक स्टेप बाय स्टेप देख के कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि ठीक है, ये वाला अप्रोच काफ़ी बेटर है हमारे पास, और इस तरह से हमारा काम हो जाता है। अच्छा, अब एक्चुअली में होता क्या है, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में रिएक्ट के अंदर किस तरह से ये काम होता है, ये चीज़ें किस तरह से जाती है। एक्चुअली में इसी तरह से जाती है पूरे रिएक्ट के अंदर भी, और एंड ऑफ द डे रिएक्ट के अंदर भी यहीं पे इसी तरह से ही काम होता है। आप जो भी एलिमेंट देते हैं, एंड ऑफ द डे वो इसी तरह से इवैल्यूएट होता है। अच्छा, इसका भी प्रूफ देंगे। यही है एक्चुअली में आपका कस्टम रिएक्ट, इतना ही काम होता है वहाँ पे भी अंदर एक मेथड लिखा हुआ है जो कंटिन्यूसली आपका ये एलिमेंट को क्रिएट करते रहते हैं, और जो आपका एलिमेंट है वो इस तरह से एक ट्री ग्राफ बनता रहता है उसका, और एंड ऑफ द डे जो आप बोलते हैं कि उसके अंदर इंजेक्ट कर दो, तो हम इसी तरह से इंजेक्ट करते हैं। ये चीज़ के अंदर आपकी और क्लियरिटी कब आएगी, जब हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे वीट के अंदर। तो अभी हम इनको क्लोज कर देते हैं, अब हम जाते हैं वीट के अंदर कि इस तरह से ही काम होता है क्या, और थोड़ा सा और अब जो पोर्शन होने वाला है वो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा कि किस तरह से काम हो रहा है। फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको प्रोजेक्ट को रन भी करते हैं हम कंटिन्यूसली। तो 01 वीट के अंदर हम गए यहाँ पे और बोला npm run dev ही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, npm run dev। ये लीजिए, हमने वीट स्टार्ट कर दिया और इसको नेविगेट कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक हमारा रन हो रहा है, जो भी हमने app.jss के अंदर रखा था।
अब चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको इसका मैं एनालाइज करवाता हूँ। देखिए ऐप क्या है, ऐप हम यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली डेफिनेशन ये सब छोड़ो कि JSX है वो सब है, वो अभी आएगा। ऐप एक फंक्शन है, ठीक है जी, इतना मुझे पता लग गया। अगर ऐप एक फंक्शन है तो क्या मैं यहाँ पे फंक्शन यहीं डिक्लेयर कर सकता हूँ? ट्राई करते हैं। ये लीजिए फंक्शन है, इस बार इसका नाम रख देते हैं माई ऐप। ये लीजिए एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर क्या करूं? इस फंक्शन के अंदर रिटर्न करते हैं, वहाँ पे भी यही कर रहे थे कि एक रिटर्न देते हैं कि ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं JSX लिख देता हूँ। तो सपोज करिए मैं अगर एक JSX लिख रहा हूँ, डिव इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, और इस डिव के अंदर क्या लिखूँ? एक H1 लिख लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ कस्टम ऐप। ठीक है, इतना ही कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ये माई ऐप भी सेम वैसा ही फंक्शन है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐप की जगह माई ऐप दे सकता हूँ? इन थ्योरी तो दे देने चाहिए, तो देखते हैं। हाँ जी, कस्टम ऐप आ गया है, और इसको वेरिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली बात है एक एक्सक्लेमेशन भी ऐड कर लेते हैं, वो भी ऐड हो गया। तो मतलब इतनी थ्योरी तो मेरी सही है कि ये सिर्फ एक फंक्शन है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। अगर ये सिर्फ फंक्शन है तो ये सिंटैक्स तो JSX का सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स आ कहाँ से रहा है? हर रिएक्ट एक बंडलर यूज करता है। अभी कोई बैबल है, वीट भी अपने आप में एक बंडलर यूज करता है। तो ये बंडलर का काम क्या होता है कि बिहाइंड द सीन मैजिक करना, कि सिंटैक्स को सुधारना, सिंटैक्स को और अपग्रेड करना। वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया अभी आपको, इसको हम ओपन ही रख लेते हैं फाइल को। ये जो सिंटैक्स मैंने आपको बताया ये वाला, हाँ, ये सिंटैक्स भी कन्वर्ट करने का काम बंडलर का होता है, क्योंकि आप तो इस तरह से लिख रहे हो। अब ये वाला सिंटैक्स ज्यादा ईजी है कि ये वाला सिंटैक्स ज्यादा ईजी है? ऑब्वियसली बात है HTML वाला सिंटैक्स ज़्यादा इजी है, बट रिएक्ट को वो HTML वाला सिंटैक्स नहीं समझ आता, इसीलिए उसको बोलते हैं JSX। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML मिक्स है वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा सिंटैक्स होना चाहिए था। अब ऐसा सिंटैक्स है तभी तो उसको ट्री वगैरह बना पाओगे। तो इस पूरे सिंटैक्स की होती है पार्सिंग, इसको कन्वर्ट किया जाता है ट्री में ऐसे सिंटैक्स के अंदर। ठीक है, ऐसा सिंटैक्स भी अभी लिख के देखेंगे हम। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर ये फंक्शन है और आप JSX है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बेबल है या जो भी पीछे ट्रांसपाइलर है, वो इस माई ऐप को भी कन्वर्ट कर रहा होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, माई ऐप क्योंकि एक फंक्शन है, और फंक्शन को इस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रिएक्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट ही तो है। तो अगर मैं इस तरह से भी रन करूं तो क्या रन होगा कोड? देखिए रन तो हो रहा है। इसके अंदर से एक्सक्लेमेशन हटाओ, पाइप लगाओ, और क्या करो, चाय लिखो, सेव करो, चल रहा है। अच्छा, ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन से लेके आपके कोड कन्वेंशन को और बाकी लोग किस तरह से कोड लिख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बट जस्ट फॉर द सेक, अगर आपको थोड़ा अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस वगैरह करना है तो हाँ, एंड ऑफ द डे फंक्शन है और फंक्शन ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है, तो हम लिख सकते हैं। बट हम लिखेंगे नहीं ऐसा, ऑब्वियसली बात है, ऐसा काम नहीं करेंगे। बट जस्ट फॉर द सेक आपको नॉलेज वाइज पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक, कि इस तरह से हमने काम किया और ये सब हमने लिख लिया। अच्छा, लेकिन इस तरह से हमने ये काम किया है, एंड ऑफ द डे आपका फंक्शन और इस तरह से लिखा गया है। क्या मैं और क्या कर सकता हूँ इसको और समझने के लिए? क्या मैं और रिएक्ट एलिमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से? हाँ, ये भी बात है। अगर मैं इस रिएक्ट एलिमेंट को सीधा यहाँ से कॉपी करूँ और सीधा यहाँ पे लाके ही लिख दूँ, और आपका कहने का मतलब ये था कि इस माई ऐप के अंदर जो भी है एंड ऑफ द डे कन्वर्ट होता है इसमें, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस रिएक्ट एलिमेंट को डायरेक्टली यहां रख दूं तो वो भी तो रन होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने, वापस से समझिए। मैं आपसे कह रहा था कि ये जो माई ऐप के अंदर आप जो भी लिखते हो, एंड ऑफ द डे पार्स होके वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में ही बन जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस मेथड की जगह डायरेक्ट ही ऐसा कर दूं, तो हो सकता है ट्रांसपाइलर या कंपाइलर जो भी हो रहा है वहां पे, उसका एक स्टेप बचा दूं और उसको डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट पास कर दूं। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ये भी तो रन हो जाना चाहिए था। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे आके उसको बोलेंगे कि ये लो रिएक्ट एलिमेंट, ये लो रिएक्ट एलिमेंट आपने ले लिया, सेव करा, तो ऑब्वियसली बात है एक ए टैग आ जाना चाहिए था, बट ए टैग तो नहीं आया। आपके दिमाग में पहली चीज आएगी कि सर लास्ट वीडियो में एक देखा था हमने कि ये रिएक्ट जो है इसका ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी, ये भी करके देख लेते हैं। ये रिएक्ट हमने कैपिटल किया और ये करा सेव। अभी आया क्या? आया तो अभी भी नहीं। ये क्या प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्चुअली में ये फंक्शन है और ये फंक्शन ही तो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप ये जब प्रॉप बना रहे हैं, प्रॉपर्टी या फिर HTML काइंड ऑफ सिंटैक्स बना रहे हैं, तो उसमें तो सारी पार्सिंग वगैरह हो रही है, या फिर एक फंक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप फंक्शन पास करोगे उसको एग्जीक्यूट करूंगा, है ना?
यहाँ पे तो आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना ऐसे एग्जीक्यूट होता है। ये तो वही बात हुई ना कि मैंने आपको ये बोल दिया कि ये लो जी, ये रिएक्ट एलिमेंट, ये लो। तो यहाँ पे एक्चुअली में आपके रिएक्ट के फाउंडेशन नहीं, आपके जावास्क्रिप्ट के फाउंडेशन काम आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ऐसे थोड़ा ना यूज किया जाता है पैरेंथेसिस के साथ, ऑब्जेक्ट को तो डायरेक्टली यूज किया जाता है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे इसको यहाँ पे, अब रिएक्ट एलिमेंट मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अभी रिएक्ट एलिमेंट तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये तो अभी भी नहीं आ रहा। चलिए अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में जाते हैं और देखते हैं क्या ये इतने सारे एरर्स दे रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। तो इसने कहा कि रिएक्ट DOM client on a container that already has been passed to create root before, instead call root.render on existing root instead of what। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसने कर दिया कि ये react DOM.create root और ये सब आप कर रहे हो, तो ये सब आप मतलब क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं कि एक्चुअली में ये सॉल्व कैसे होगा। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे ये नोटिस करिए कि देखिए हमारा यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम सही है, बट ये क्यों नहीं चल रहा है। मेन मुद्दे की तो बात ये है कि ये इसको मैं सेव करूं तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि हमारे पास जो एलिमेंट है ये चल जाना चाहिए यहाँ पे, बट ये तो इतनी सारी एरर आ रही है। अच्छा, अब ये क्यों नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ आपको जितनी भी लिखी है, ये कस्टम रिएक्ट था और इसके लिए ये कस्टम रेंडर का कोड भी मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो मैं कस्टम रेंडर का कोड नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे तो ये जो रेंडर है ये रिएक्ट ने मेरे लिए लिखा है। अब क्योंकि ये एक मेथड है तो इसका कोई तरीका है ना कि ये क्या टाइप के आर्ग्यूमेंट, या फिर आर्ग्यूमेंट तो नहीं, पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से आपसे। तो क्या आर्ग्यूमेंट आप उसको देंगे, क्या पैरामीटर देंगे। अब आपने तो यहाँ चिल्ड्रन लिख दिया, लेकिन ये टाइप कौन एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे। मैं टाइप की जगह इस की का नाम हितेश भी तो लिख सकता हूँ, बात तो सही है। तो यही एक मेजर रीजन है कि ये कोड क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां पे एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है कि ये ऑब्जेक्ट में कैसा एक्सपेक्ट करता हूं, उसको भी हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक बार एक स्टेप के लिए वापस से बैक जाते हैं। इस कमेंट को हम यहीं पे रखते हैं, अभी यहीं पे रखते हैं इसको, तो एरर्स अभी हम देख लेंगे। लेकिन अब एक नेक्स्ट एलिमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होगा यहाँ पे, ये लीजिए कॉन्स्ट, और इसका नाम देते हैं अनदर एलिमेंट, एलिमेंट, ये लीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब ये अनदर एलिमेंट क्या करता है, जो काम पहले हो रहा था, देखिए इस फंक्शन में क्या काम हो रहा था, एक रिटर्न हो रहा था आपको ये का ये, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली वो का वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं क्या, वो सिंपली अपना ए टैग रिटर्न कर देते हैं, जिसके अंदर href के अंदर https:// और क्या है टारगेट, हाँ जी टारगेट भी ले लीजिए, अंडरस्कोर, कहाँ गया मेरा अंडरस्कोर, ओके ठीक है, सजेशन ही दे दो, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहाँ पे लिख दिया विजिट गूगल। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये अनदर एलिमेंट यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी, ये भी करके देख लेते हैं। अनदर एलिमेंट, ये मैंने जैसे ही रिप्लेस करा तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास यहाँ पे विजिट गूगल आ गया। ठीक है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैंने क्या करा, ना तो इसको देखिए कोई सिंटैक्स में रखा है, ना मैंने इसके आगे कोई पैरेंथेसिस लगाए हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, या फिर ना ही मैंने इसको एज ए एलिमेंट यूज़ करा है कि ठीक है आप इसके सामने ये टैग लगाइए और ये सब करिए, ये भी नहीं करा है। ऑब्वियसली बात है ये करूँगा तो वो सही सिंटैक्स नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट होगा ही तो ये बताओ ये क्यों नहीं चल रहा रिएक्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली बात है, अब तो आप बता ही सकते हो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो सिंटैक्स सही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट की जो की वैल्यू प्रॉपर्टीज ये दे रहे हैं, शायद उसके नाम सही नहीं है। क्यों, ये कैसे देख सकते हो आप, क्योंकि आपने खुद ने बना के देख रखा है। ये जो कस्टम रेंडर है ये आपने तो बनाया है, तो इसके अंदर जो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ऐसे होना चाहिए, प्रॉप्स होना चाहिए, मैं लूप लगाऊंगा, क्योंकि आपने बनाया है खुद से, इसलिए आपको पता है कि ये जिसने भी बनाया होगा रेंडर, वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ये अगर डायरेक्टली दे दूंगा तो वो ट्री में जो कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा वो भी बताऊंगा अभी ये ट्री में कन्वर्ट कैसे होता है, कौन सा वो स्पेशल फंक्शन है जो इसको कन्वर्ट करता है। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ कन्वर्जन तो हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा कन्वर्जन तो हो गया, लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और एलिमेंट और मेथड्स देखते हैं कि रिएक्ट के साथ है ना आपको और भी मेथड्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये सब भी मिलते हैं। रिएक्ट बिहाइंड द सीन क्या करता है, आपका एक एलिमेंट आपको देता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट।
ठीक है, उसके अंदर भी आप ये सब पास कर सकते हो और ये सब देख सकते हो। वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कि किस तरह से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ये सब भी पास करता है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए, इतनी कहानी तो आपको आ गई है समझ में। अब एक फाइनल जो एलिमेंट या जो एक रोड ब्लॉक हमारे सामने बचा है कि ठीक है, इतना भी समझ में आ गया कि किस तरह से हो रहा होगा, बट क्या कोई तरीका है कि मैं सिंटैक्स समझ पाऊँ कि एंड ऑफ द डे वो किस तरह के प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, और मतलब समझना चाहता हूँ मैं कि ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, समझाएंगे ही आपको कि किस तरह से यूज़ होता है। तो उसके लिए हम एक और थर्ड एलिमेंट बनाते हैं यहाँ पे, इसको रिएक्ट एलिमेंट को इसको कमेंट कर देते हैं एक्चुअली में, और इसी से हम रिएक्ट एलिमेंट वापस से बनाते हैं कि क्या वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आते हैं और ये रहा हमारा रिएक्ट एलिमेंट, बट इस बार हम खुद के हिसाब से नहीं बताएंगे कि आपने टाइप लिख लिया, चिल्ड्रन लिख लिया, प्रॉप लिख लिया, जो मर्जी है वो कर रहे हैं, हम रिएक्ट के हिसाब से बनाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, रिएक्ट के हिसाब से बनाओगे तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? हाँ जी, रिएक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट के पास बहुत सारे मेथड है, वैसे ही एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट। हाँ जी, तो क्रिएट एलिमेंट के अंदर आप कोई भी अपना वैल्यूज़ आप पास कर सकते हैं। तो क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, ये भी आपसे एक ऑब्जेक्ट ही लेता है, लेकिन किस तरह से देता है वो आपके एक सिंटैक्स प्री डिफाइंड है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा था कि टाइप है, प्रॉप्स है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक स्पेशल सिंटैक्स है। स्पेशल सिंटैक्स क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब पैरामीटर कह सकते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर जो एक्सपेक्टेड है इसके अंदर वो है आपका टैग। अब ये पी टैग भी हो सकता है, H1 टैग भी हो सकता है, जो मर्जी हो आपका। तो ये है हमारा सबसे पहला पी टैग। इसके बाद सेकंड जो पैरामीटर जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है आपका एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करता है। जो हमें याद है एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे थे, सेट एट्रीब्यूट, हाँ ये सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है, बट उसका नाम नहीं देते हम प्रॉप्स यहाँ पे बस। तो यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्या दे सकता हूँ मैं, href दे सकता हूँ। हाँ जी, href, क्या क्या आ गया, href, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आपको वैल्यू देनी है, और इसको बोल देते हैं google.com। अगर आप देखिए कोई पैराग्राफ दे रहे थे तो उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, इसके अंदर आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ दो, बस इतनी सी कहानी है। और क्या है हमारे पास, कॉमा लगा के और एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हो। जैसे हमारे पास और क्या था, थोड़ी सी चीटिंग कर लें, हाँ यहाँ से चीटिंग कर लेते हैं ठीक है, चलेगा इतना तो। ये लीजिए टारगेट ब्लैंक हो गया है, और भी जो भी एट्रीब्यूट्स है वो दे दीजिए। और इसके बाद जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है आपका डायरेक्ट टेक्स्ट, जो कि है हमारे यहाँ पे क्लिक मी टू विजिट गूगल। ठीक है, ये वैल्यूज इस तरह से आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप देंगे। अब क्या है, ये रिएक्ट एलिमेंट तैयार हो गया है, तो क्या मैं रिएक्ट एलिमेंट यहाँ दे सकता हूँ डायरेक्टली? देख लेते हैं। ये लीजिए रिएक्ट एलिमेंट, और इसको सेव किया, और अब की बार हमारे पास क्लिक मी टू विजिट गूगल आ गया है यहाँ पे। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं कॉन्सोल के अंदर। कुछ हमारे पास अभी भी इश्यूज हैं कॉन्सोल के अंदर, बट कोई बड़ी बात नहीं है, रिफ्रेश करके चले गए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये कहानी थी। तो पहले हम कुछ भी खुद के मन से कर रहे थे, रिएक्ट हमें खुद के मन से कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो मतलब है लाइब्रेरी, बट फ्रेमवर्क जितनी स्ट्रांग नहीं है कि हर चीज़ रूल से है। बट इतना भी कोई आपने देखा बड़ा काम नहीं था, हमने एंड ऑफ द डे इसी के जैसा ही कर लिया। बस अंतर क्या था, यहाँ पे आपने खुद का कस्टम रेंडर लिखा था, यहाँ पे हम रेंडर जो यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्ट का। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपका बस एलिमेंट कन्वर्ट हो गया है। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन बहुत सारे एल्गोरिदम है, ऑप्टिमाइजेशन है, इसीलिए रिएक्ट इतना पावरफुल है। अच्छा, अब एक जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, वो है बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो आपको समझनी है, बहुत ज़रूरी। देखिए रिएक्ट के अंदर एक कॉमन सी चीज़ आप देखेंगे app.jsx के अंदर। मैं वापस से यहाँ पे माई ऐप को लेके आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ उसको। ठीक है, तो ये हम लेते हैं अपना ऐप, माई ऐप नहीं सॉरी, ऐप को लेके आता हूँ। ये हम ऐप ले आए, ये हमारा पुराना वाला सिंटैक्स था, ये बेसिक जो भी हम ऐप के अंदर लिख रहे थे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस क्लमजी कोड से लेके जाता हूँ क्लीन कोड में ऐप के अंदर। तो ये था हमारे पास ऐप। अब इस ऐप के अंदर एक कहानी और आती है कि आप वेरिएबल्स कैसे इंजेक्ट करोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है क्या, JSX है। अगर JSX है तो X तो हमें समझ में आ गया कि HTML वाला पार्ट, बट वेरिएबल्स या जावास्क्रिप्ट कैसे इंजेक्ट होगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करिए इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ तो मैं रिटर्न कर ही रहा हूँ ये सब तो, बट यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल देता हूँ। सपोज करिए एक वेरिएबल है यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम की वैल्यू है मेरे पास चाय और कोड। ठीक है, अब ये वेरिएबल यहाँ कैसे आएगा, ये वेरिएबल अगर मेरे को यहाँ लिखना है तो ये यूज़र नेम, बट ये वेरिएबल तो नहीं है,
ये तो सिंपल स्ट्रिंग है, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूजर नेम एज इट इज आ गया। तो एक सिंटैक्स है यहाँ पे बड़ा अच्छा सा, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेस सिंटैक्स। ये कर्ली ब्रेस आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जहाँ पे भी कर्ली ब्रेस होगा वहाँ पे जो भी उसके अंदर होगा उसको वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करेंगे। याद है ऐसा ही सेम सिंटैक्स होता था बैकटिक्स के अंदर भी, कि बैकटिक्स में सब कुछ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, लेकिन जहाँ पे भी आप डॉलर लगा के कर्ली ब्रेस लिख दोगे वो वेरिएबल ट्रीट होगा। कुछ उसी तरह से है, इस बार हम डॉलर नहीं लगा रहे हैं, बस ये डायरेक्टली इसको वेरिएबल ट्रीट होगा। तो ये जैसे ही सेव करते हैं तो हमारे पास आ गया चाय और कोड। अब ये जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और यह है इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हो, पूरी जावास्क्रिप्ट का फाइनल आउटकम जो इवैल्यूएट हो गया है वो लिखते हो। अच्छा, ये क्या मतलब है, इतनी बड़ी जार्गन क्यों? यही है टेक्निकल कम्युनिकेशन। देखिए, अब जब आप कहते हैं कि ये एक जावास्क्रिप्ट है, तो कई लोग चाहेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट अगर है तो क्या मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ, इफ ये कुछ ऐसा ट्रू और ये सब इवैल्यूएट करके लिख सकता हूँ यूज़र ने? नहीं, ये सब नहीं लिख सकते आप। इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन का मतलब है मैं यहाँ पे फाइनल आउटकम लिखूंगा। ये जितना भी इवैल्यूएशन का काम है, इफ वगैरह, ये सब आप यहाँ पे करो, इस फंक्शन के अंदर कर लो या फिर आउटसाइड कर लो। ये रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? इसका भी रीज़न बताते हैं आपको। अभी तो ये समझ में आ गया कि ये यूज़र नेम होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये यूज़र नेम होता है, यहाँ पे इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन ही लिखते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं पूरा इफ सिंटैक्स या फॉर लूप में, यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता, उसके पीछे रीज़न हमें समझ में आएगा कहाँ पे, जब हम वापस से हमारे क्लमजी कोड में चलेंगे। देखिए, अब आपने देख लिया है कि एक्चुअली में जब आप ये रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट होता है, ये एंड ऑफ द डे क्या करता है, ए टैग लिया, ये जितना जितना एक्सप्रेशन लिया और ये सब लेता है। तो एक्चुअली में एक बात बताइए, ये जो आपने यूज़र नेम लिखा, ये यहाँ पे कहाँ जाता है कि नहीं? ये इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए, ये कहाँ पे जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ग्लोबल में डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए, अभी तो हम कहीं पे भी डिक्लेयर करें, वैसे तो आप फंक्शन के अंदर करेंगे वहाँ पे तो ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे चलिए हम इसको बोल देते हैं अनदर यूज़र, और इसका नाम क्या रखें, चाय और रिएक्ट। ठीक है, तो अगर मेरे को अनदर यूज़र इंजेक्ट करना है तो मैं कहाँ पे इंजेक्ट करूँगा? तो क्या होता है, जब आपका सारा ट्री बन जाता है उसके बाद आपके वेरिएबल इंजेक्शंस आते हैं, और जो भी आपके वेरिएबल होते हैं वो सीधा का सीधा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया अनदर यूज़र, तो ये अनदर यूज़र इस तरह से यहाँ पे सीधा का सीधा ही इंजेक्ट हो गया। अब ये अनदर यूज़र है, तो इस रिएक्ट एलिमेंट को हम वापस से लेके आते हैं आपकी बार। ये हो गया हमारा रिएक्ट एलिमेंट। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए, चाय और रिएक्ट यहाँ पे आ गया। ऑब्वियसली बात है, वो लिंक के अंदर ही ऐड हो गया है, बट वेरिएबल तो इवैल्यूएट हुआ ना। एंड ऑफ द डे अनदर यूज़र तो नहीं लिखा हुआ दिखा, वो हमें दिखा क्या, चाय और रिएक्ट दिखा। ये देखिए, चाय और रिएक्ट दिखा। तो यही सबसे एक इंटरेस्टिंग, इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा, हाँ, तो ये आपको चाय और रिएक्ट दिखा। तो एक्चुअली में अगर आप इसकी जगह चाय और रिएक्ट, यहाँ पे अभी हमने स्ट्रिंग दिया, तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो भी इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन है वो एज इट इज़ उठ के आ रहा है। यहाँ पे जैसे यूज़र नेम था, तो यूज़र नेम की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ उठ के आ रही है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है कि अनदर यूज़र की जगह अगर आप यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इफ, और ऑब्जेक्ट, ये एंड ऑफ द डे कन्वर्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सिंटैक्स होता है ना, ऐसे थोड़ा ना ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये इफ एल्स वगैरह थोड़ा ना घुसा देते हो। कभी देखा है क्या ऐसा कि आपने एक ये ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर ही आपने इफ एल्स वगैरह लिखना शुरू कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। जावास्क्रिप्ट का भी एक सिंटैक्स है, तो वही सिंटैक्स हमें रोकता है कि आप यहाँ पे आके इफ एल्स वगैरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ जी, मैंने भी जब पहली बार ये देखा था, सीखा था, तो लगा अरे यार क्या मतलब, रिएक्ट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट ज़्यादा सीख रहा हूँ। तो हाँ जी, मज़ा तो आता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा अनदर एलिमेंट। तो ये है आपकी मोटी मोटी मेन कहानी कि किस तरह से आपने देखा कि आपने खुद का एक रिएक्ट बनाया, उससे हमें समझ आई। अब इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी दूर से कहानी से घुमाता घुमाता मैं लाया हूँ आपको। तो इस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमने क्या देखी है यहाँ पे, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ थी कि हमने खुद का एक रिएक्ट एलिमेंट हमने बना के देखा। तो दो ही चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला कि एक तो कंटेनर लो, उसके अंदर हमने एक रूट एलिमेंट को क्वेरी करके उठा लिया। अब मुझे चाहिए एक रेंडर मेथड जो कि मेरे एलिमेंट्स ले और उसको एक कंटेनर के अंदर इंजेक्ट कर दे। अब ये जो एलिमेंट है, हमें थोड़ा सा एक समझ देखनी थी कि रिएक्ट के एलिमेंट कैसे बनते हैं, तो हमें नहीं थी। तो हमने क्या करा, खुद के हिसाब से एक एलिमेंट बना लिया कि उसका फर्स्ट होगा टाइप, कि मुझे टाइप दो क्या एलिमेंट है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दो जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके बाद उसके अंदर क्या मेरे को लिखना है वो मुझे आप दे दो। तो हमने इतना ही बनाया था ये सिर्फ।
तो हमने देखा कि दो अप्रोच से हमने बनाया। पहले तो हमने क्या करा, बिल्कुल बेसिक अप्रोच जहाँ पे हम एक एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। फिर हमने कहा यार ये थोड़ी मॉड्यूलर अप्रोच नहीं है, थोड़ा कोड रिपीट हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा लूप लगा के देखा कि डॉम एलिमेंट्स को हमने रिपीट करवा दिया। ठीक है, हमारा काम हो गया था। ये था हमारा कस्टम रेंडर मेथड। इस कस्टम रेंडर मेथड के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जब भी एलिमेंट मुझे पास करोगे इस सिंटेक्स में पास करोगे। फिर मैं आपको लेके गया था main.js में। यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि अगर app.js एक सिर्फ मेथड ही है तो क्या मैं यहाँ पे मेथड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहीं पे एक मेथड लिखा और फिर मैंने आपको बताया वो मेथड डायरेक्टली एग्जीक्यूट कैसे होता है और क्या नहीं करना है। वो ऐसे पैरेंथेसिस लगा के नहीं करना है, ठीक है, बट होता है। फिर हमने देखा कि अच्छा अगर ऐसा काम होता है और एंड ऑफ द डे रिएक्ट भी मेरे सारे ये जितने हैं इसको एक ट्री स्ट्रक्चर में बनाती है, एक ऑब्जेक्ट बनाती है और उसको फाइनली इंजेक्ट करती है, तो मैंने देखा कि मैं मेरा एलिमेंट भी तो इंजेक्ट कर सकता हूँ, बट वो तो नहीं चल रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि अच्छा मैं अगर इस तरह से एलिमेंट देता हूँ, क्रिएट अनदर एलिमेंट, और पूरा का पूरा अगर HTML ही दे देता हूँ तो काम कर रहा था, पर मेरा एलिमेंट काम नहीं कर रहा। तो भाई मेरे एलिमेंट में ऐसी क्या बुराई? तो फिर मैंने ये वैल्यूएट करा कि मेरा एलिमेंट में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं जो प्रॉपर्टीज़, कीज़, वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने मेरे मन से बना ली। अब मेरे मन से बनाई हुई चीज़ तो रिएक्ट में नहीं चलेगी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने यूज़ करा एक मेथड react.createElement, जो बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। कौन इंजेक्ट करता है? बैबल इंजेक्ट करता है इसको। हाँ, वो जो ट्रांसपाइलर है ना वही इंजेक्ट करता है इसको। तो उस मेथड के थ्रू मैंने कहा और फिर मैंने सिंटैक्स थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा इस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं जब पहली एलिमेंट आपके डायरेक्टली ए है। अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट सेट करने का है तो एट्रीब्यूट दीजिए, वरना इसको एम्प्टी रख दीजिए, लेकिन ये ज़रूरी है, ये देना ही पड़ता है। थर्ड एलिमेंट में एक्सपेक्ट करता है कि चिल्ड्रन है, जो कि मेरे को एक्चुअली में टेक्स्ट जो इंजेक्ट करना है ए टैग में, पैराग्राफ में, H1 में, जहाँ पे भी देना है वो ठीक बात है। और थर्ड जो मेरे पास या फाइनल जो एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन। हाँ जी, जहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स इंजेक्ट करते हो, और यहाँ पे हमने यही देखा कि वेरिएबल्स इंजेक्ट करने हैं तो इस तरह से रिएक्ट में इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा बिहाइंड द सीन है एक्चुअली में। फिर हमने क्या देखा लास्ट में कि ठीक है ये सारा काम हो गया। अच्छा अब एक नई कहानी मैंने छेड़ दी यहाँ पे कि ये बिहाइंड द सीन ना ये बैबल सब इंजेक्ट करता है और इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो अगर आप देखोगे, वैसे तो उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, और भी जाया जा सकता है, बट एक और चीज़ होती है रिएक्ट के अंदर कि आप JSX को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, एज JSX ले सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम आपके पास रिएक्ट के अंदर JSX के अंदर ये आपके पास मिल जाता है, JSX रन टाइम। हाँ जी, तो यहाँ से आप चाहे तो अपने इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन को डायरेक्टली क्रिएट एलिमेंट की जगह आप JSX से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, वहाँ पे थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, लेकिन ये किया जा सकता है। अब ये किया जा सकता है तो इसका कोड भी तो होगा कहीं। हाँ जी, अब टाइम आ गया हमारा कोड के अंदर जंप करने का। तो क्योंकि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, कोर्सेज में अक्सर ओपन सोर्स लाइब्रेरी में कूदा नहीं जाता है, बट क्योंकि ये कोर्स नहीं है, हम तो यूट्यूब पे फन कर रहे हैं, तो हम तो कूदेंगे इसके अंदर। तो ये है आपके जावास्क्रिप्ट की पूरा का पूरा ओपन सोर्स लाइब्रेरी। जब भी कोई डाउट हो, डिक्लेयर हो, तो आप यहाँ पे आके कूद सकते हैं, लेकिन कोई फ्रेशर यहाँ पे कूदे एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसको नहीं समझ में आएगा। इस लाइब्रेरी को समझने का भी एक तरीका है। पहले आप जाइए स्क्रिप्ट्स के अंदर, यही एक मेजर फोल्डर है जहाँ पे आपको सारा का सारा काम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको देखना है कि बैबल कहाँ कहाँ क्या क्या इंजेक्ट करता है, तो आपके पास ये बैबल है, और इसके सारे के सारे बैबल कैसे कमेंट्स उठाता है, इनफाइनाइट लूप्स को कैसे प्रिवेंट करता है ऑटोमेटिकली, जो आप कीज़ वगैरह लगाते हो वो सारा इसमें ऑप्टिमाइजेशन, रिप्लेस करता है कॉन्सोल लॉग्स को, आपके एक एक हंट करके कि कॉन्सोल लॉग तो है कहीं पे, उसको हटाता है। ये सारे काम आपके बैबल करता है जब प्रोडक्शन में जाता है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे कि एक्चुअली में हम देखते हैं कहाँ पे है हमारे पास, स्क्रिप्ट्स के अंदर हम जाते हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये हो गया स्क्रिप्ट्स, और इसके अंदर थोड़ा सा कई बार देखने में इश्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक मिनट रुकिए बस। और गेट फ्लो, लिंटिंग, बेंच, बैबल, आई थिंक पैकेजेस। हाँ जी, पैकेजेस के अंदर एक्चुअली मैं, सॉरी माय बैड पैकेजेस के अंदर है। ये रहा हमारा रिएक्ट क्लाइंट जो कि हम यूज़ कर रहे थे, और मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ रिएक्ट के अंदर एक्चुअली में। हाँ जी, ये रहा फोल्डर हमारा रिएक्ट का, और इस फोल्डर के अंदर है हमारे पास सोर्स, और इस सोर्स के अंदर जाएंगे तो ये रहा आपका JSX, और ये रहा आपको JSX के बारे में जो भी पढ़ना है कि JSX कैसे एलिमेंट्स को आपको एक्चुअली में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। वैलिडेशंस रहे, कैसे वैलिडेशन कीज़ को लेता है, ऑटो कन्वर्ट कैसे करता है, सारे मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे कि किस तरह से वार्निंग्स आएगी, किस तरह से ये सब, बट यहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं, वो है कि आपका ये जो रिएक्ट एलिमेंट जो हम कर रहे थे, याद है react.create एलिमेंट, वो भी यहाँ पे कुछ दे रखा है
कि किस तरह से यूज़ होता है। तो एलिमेंट्स में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, फर्स्ट है आपका टाइप, फिर आपकी की, फिर आपके रेफरेंसेस, फिर आपके प्रॉप्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ बिलोंग करती है इस एलिमेंट को। तो एटलीस्ट इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो मैं कहानी आपको सुना रहा था वो एक्चुअली में यहाँ से आ रही है। हाँ जी, यहाँ कूद के यहाँ से आपके लिए मैं लेके आया हूँ पूरी कहानी। तो ठीक है, थोड़ा बेसिक तो पता लगा। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप लाइफ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे कूदे हैं, तो ये भी ठीक ही बात है, अच्छा ही है। और इसी बात के लिए मैं आपसे कह रहा था कि एटलीस्ट 1000 कमेंट्स तो होने ही चाहिए, कि इतना अगर डीप डाइव है आपको लाइब्रेरीज के अंदर, कौन बता रहा है और चाय और कोड पे, क्योंकि ऐसी चर्चा तो चाय पे ही होती है। तो 1000 कमेंट, और कम से कम अगर आपको वीडियो के अंदर मज़ा आया तो 100 शेयर्स तो बनते हैं। पूरा लिंक्डइन भर दीजिए आज कि हाँ, पहली बार हमने रिएक्ट को खुद से बनाया है, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, सीधा सोर्स कोड में ही कूदे हैं रिएक्ट के कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन तो कई लोग बताते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सोर्स कोड में ही कूद जाना वो एक अलग ही लेवल है। अब क्या है, हम इस सिचुएशन पे है कि अभी हमें रिएक्ट के अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे। थोड़ा सा हम स्टेट पे बात करेंगे क्योंकि समझ में तो आ ही गया है पूरा। बस अब तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स ही हैं, अब तो स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। JSX हमने सीखा, कस्टम रिएक्ट बिल्ड करना सीखा, और सीधा रिपोजिटरी पढ़ना सीखा, और क्रिएट एलिमेंट मेथड्स को देखा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।